नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में मेरे धीरज सिंह के साथ। हमारी इस कार्यक्रम के द्वारा ये कोशिश रहती है कि आपके नेताओं के जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाएं। उनका संसद तक का सफर कब और कैसे शुरू हुआ, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस तरह का रास्ता तय किया, इन्हीं सब सवालों से मिलकर बनता है हमारा शो नो योर एमपी। तो चलिए आज रूबरू होते हैं हमारे आज के सांसद के साथ, जो कि इस 16वीं लोकसभा के शायद अब तक के सबसे युवा सांसद हैं। हम आज बात करेंगे हिसार हरियाणा से हमारे सांसद श्री दुष्यंत चौटाला से। चौटाला जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 4th जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने परिवार से, लेकिन शायद आपने इस करियर पाथ की कल्पना अपने लिए नहीं की थी, कुछ और करने की चाह थी, कुछ और करना चाहते थे। क्या करियर पाथ आपने अपने लिए चुना था? देखिए, जहाँ पढ़ाई करी वहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में ज़रूर जा सकते थे, मगर बचपन से, चाहे मैं 8 साल का था तो पहली बार चौधरी देवीलाल जी के चुनाव में जब वो एमपी बने थे तो हारे थे चुनाव वो रोहतक से, तो उस चुनाव में उनके लिए मेहनत करने को मौका मिला। क्या एज थी उस समय आपकी? 8 साल का था। तो उसके बाद निरंतर जब छुट्टियों में आते थे तो लोगों के बीच में रहना बना रहता था, क्योंकि हमेशा से हम तो जब से पैदा हुए हैं लोगों के बीच में रहे हैं। निरंतर दादाजी का चुनाव आया, पिताजी के हर चुनाव में जब वो लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, तो निरंतर उनके साथ मेहनत करी। हाँ, कहीं ना कहीं अलग ज़रूर था, अपना चुनाव था, मगर प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, परिस्थितियाँ जो बनी वो सारे देश को पता है किस तरीके से कांग्रेस के एक षड्यंत्र के अंदर एक षड्यंत्र रचा गया और उसके अंदर पिताजी दादाजी को फंसाया गया, और फंसाने के बाद आज जो सर्कमस्टांसेस है उनमें ज़रूर मैदान में उतरना पड़ा। अच्छी लड़ाई थी, अच्छा चुनाव लड़े और जीते। आपकी जो जीत है 28,000 वोटों से शायद हुई है। 31,000 वोटों से हुई है। कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट आप खड़े हुए थे, जो कि एक बड़े नेता हैं प्रदेश के। किस तरह की तैयारियां की थी इस? देखिए, कहीं ना कहीं हमने चेंजेस किए। जैसे हम हमेशा चुनाव लड़ा करते थे उससे थोड़ा सा अलग किया। युवा होने के नाते एक सोच अलग थी, मैनेजमेंट डिफरेंट करी, और वो एडवांटेज भी रही। और जहाँ कुलदीप बिश्नोई जी की बात आती है, वो एमपी जरूर रहे, 2.5 साल इस सदन के रहे, उससे पहले 5 साल रहे, मगर एक चर्चा है आज भी, अगर आप हिसार में जाएं, भिवानी में जाएं, लोगों से पूछें तो कभी लोगों के बीच में नहीं गए। तो एक सांसद ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने कार्य क्षेत्र में ना जाए, और अगर ऐसा सांसद चुनकर जाएगा और अगली बार आप दोबारा वोट मांगने जाओगे तो आप देखिए यूपी का क्या हाल हुआ, आप देखिए कुलदीप बिश्नोई जी का क्या हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों ने नकारने का काम किया, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पाए। जब आपको लोग मत डालकर यहाँ भेजने का काम करते हैं तो उनका अधिकार भी है कि आप उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम करें और उस पर समाधान निकालने का काम करें। इस बार का जो चुनाव था, जो 2014 का चुनाव है, वो सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया के जो स्तर पे काफ़ी एक अहम चुनाव है। काफ़ी चैलेंजेस आए उसमें और लोगों ने उनको फेस किया, और उनको ख़ासतौर से जो कैंडिडेट्स थे, सोशल मीडिया की बात करें, बड़ी एक्टिव थी जी। और मैं तो आपको बताता हूँ, मैं 9 के 9 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 हल्के पड़ते हैं विधानसभा के, और मैं 9 के 9 विधानसभा हल्कों के जो हमारे प्रभारी थे उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टच था। हमारा एक ग्रुप था, कहीं कोई चीज़ की दिक्कत आती थी वो हमें 2 मिनट में अपडेट कर देते थे। ट्रैवलिंग, एक गाँव का कार्य ख़त्म किया, दूसरे गाँव में जा रहे थे, जब पूरे टाइम मोबाइल पर रहते थे। तो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प भी करी। और इस देश में जो बदलाव आया वो भी सोशल मीडिया के कारण है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट डाली गई, बहुत एक्सपेंसेस किए गए। लोग सोचते हैं टीवी अखबार की एडवर्टाइजमेंट महंगी होती है, मगर मुझे लगता है इस बार अगर चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखो तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं देश बदला है टेक्नोलॉजी के साथ। और क्या कि इस चुनाव ने एक टेम्पलेट सेट की है आने वाले चुनाव की? मैं आपको बताता हूँ, मैं 5 साल अमेरिका पढ़ा और मैंने बराक ओबामा का चुनाव देखा, मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के 2 गवर्नर के चुनाव देखे, और उस दौरान सीखने को बहुत कुछ मिला। मगर जब गवर्नर के चुनाव थे सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि एक वो स्टेट लिमिटेड हो जाता है। और जब प्रेसिडेंट का चुनाव है, बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को अगर पहला चुनाव हराया तो सोशल मीडिया की बदौलत उठाया, यूथ सारा उनके साथ जुड़ा। और जब वो मैकेन के सामने आए तो उस समय भी उनने सोशल मीडिया का इतना अच्छा उपयोग किया, डोनेशन शुरू करी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा ओपन सोसाइटी है,
चेक्स की जगह सीधा क्रेडिट कार्ड से डोनेशन आती है, तो उनने वहाँ शुरू करी। कहीं ना कहीं इस बार हम देश की बात करें तो देश का चुनाव था, और उसमें एक व्यक्ति विशेष ने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, और आज वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को साथ लीजिए। लेकिन कई पुराने नेताओं का ये मानना है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक ऊपरी सुपरफिशियल मीडियम है। मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि अखबार या टीवी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है बड़ी लिमिटेड है, बहुत कम देखती है। अगर इंग्लिश अखबारों की बात करें तो मेरे को लगता है कि हमारे देश में 2% से ज़्यादा लोग तो अखबार पढ़ ही नहीं पाते होंगे इंग्लिश के। मगर जहाँ सोशल मीडिया की बात करें तो आज मेरे मोबाइल पे अगर मैं फेसबुक चाहूँ तो 1 मिनट में उस पर जा सकता हूँ। आज इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहे 2G हो, हमारे गांव लेवल तक है। तो कहीं ना कहीं से जो सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और मुझे लगता है आज 2100 के फ़ोन में भी फेसबुक चलता होगा, और 50,000 के में भी, मगर आपको टीवी लगाने के लिए तो कम से कम 10,000 रुपया चाहिए। तो इट हैज़ मेड थिंग्स ईजियर फॉर एवरीबडी। और सोशल मीडिया पे आप अभी एक मैसेज डालिए, विद इन अ मिनट वो लाखों लोगों तक ब्रॉडकास्ट होता है। और आप अखबार में आज इंटरव्यू लेंगे, कल सुबह छपेगा, तो कल सुबह लोग पढ़ते हैं, तो इट इज़ वेरी इंस्टेंट। तो कहीं ना कहीं से उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह इस चुनाव में हुआ, मगर आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे फ़ायदे में कितना रहेगा। इसके नुकसान भी बहुत हैं। कहीं ना किस कहीं तरह के नुकसान है, क्या क्या देखिए, साइबर थ्रेट सबसे बड़ा है। आज हम मानते नहीं हैं इस बात को, मगर कहीं ना कहीं से, अब कल परसों मैं देख रहा था एक बच्चे की फ़ोटो डाली गई और उसका मर्डर कर दिया गया। उससे पहले ऑर्कुट का एक मुझे दृश्य याद है 2 साल पहले, कि एक प्लानिंग ही मर्डर की ऑर्कुट पे करी गई थी। तो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के उपयोग बहुत हैं, मगर आपकी प्राइवेसी कितनी लीक होती है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमें इन पे ज़रूर थोड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। पर मैं ये नहीं कहता कि इनको बिल्कुल ही आप सोसाइटी से अलग कर दीजिए। सोसाइटी से आप चीज़ को नहीं हटा सकते। एक न्यू मीडिया है और बिल्कुल है, और बहुत अच्छा है। मैं अगर बात करूं, मैं जब मेरी ओथ लेने गया तो मैंने ज़रूर पार्लियामेंट में लिखवाया कि मैं इंग्लिश में ओथ लूँगा। तो एक दिन पहले मेरा एक साथी बोलता, तू ओथ किस में लेगा? मैं कहा मैं इंग्लिश में लूँगा। कहते तेरे सुनने वाले तो सारे हिंदी हैं, क्योंकि तू इस हरियाणा से आता है, हिंदी प्रवासी प्रदेश है। तो मैं कहा चलो मैं फेसबुक पे लिखता हूँ। तो मैंने फेसबुक पे अपने पेज, ये सवाल पूछा आपने? बिल्कुल पूछा। मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे डाला, और आप मानेंगे नहीं कि 2-2.5 घंटे में 2000 लोगों ने रिप्लाई किया, और 96% लोग कहते थे हिंदी में लीजिए। मैंने आके, और वहाँ जब मैं ओथ लेने लगा तो ज़रूर मैंने कहा कि मेरे को हिंदी में बोलना है। तो वो मेरे से जो वहाँ ऑफिसर बैठे थे वो कहते जी आपने तो इंग्लिश लिखवा रखा था। मैं कहा मैं चाहता हूँ हिंदी में लूँ, तो मैंने हिंदी में ली। आप एक परिवार से आते हैं जो 4 पुश्तें जिसकी राजनीति में सक्रिय रही हैं। आपके परदादा जो देवीलाल थे वो प्रधानमंत्री थे, आपके दादा, फिर आपके पिताजी, आपके भाई भी राजनीति में हैं। एक जनरेशनल शिफ्ट आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक पुरानी राजनीति में सक्रिय थे और आप एक नई टेम्पलेट के पार्ट हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कंसेंसस बिल्ड करती है, लोगों से पूछ के काम करती है। कैसा ये चेंज को आप कैसे देखते हैं अपने परिवार में? ही चेंजेस आएंगे, डेकेड्स बदलती हैं, जनरेशन बदलती है, चेंजेस आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो चौधरी देवीलाल जी की राजनीति थी वो दुष्यंत कर देगा, क्योंकि उनकी राजनीति थी जब मीडिया नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल नहीं थे। उनने उस समय पर ट्रैक्टर से, रेडियो से, साइकिल से जो टोकन लगता था वो हटाने का काम किया। जब पूरे देश में कहीं पेंशन नहीं मिलती थी बुज़ुर्गों को, उनने पूरे देश के अंदर 100 रुपये पेंशन देने का काम किया। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, उनने सोचा कि मैं जो ये चुंगी लगती है, हर शहर से आप बाहर जाते थे चुंगी होती थी, वहाँ कोई एक जाति विशेष को नहीं फ़ायदा होता था, वहाँ वो चुंगी हर एक के लिए लगती थी। और सबसे ज़्यादा तंग कोई होता था, व्यापारी वर्ग होता था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वीकेंड पे जाता था, उनको रोक कर उनकी सर्च करी जाती थी, उनसे चुंगी ली जाती थी। तो उनने वो चुंगी टैक्स माफ़ किया। गुड़गांव जैसा शहर जो उस समय पर लोग जाना नहीं पसंद करते थे, उनका सपना था कि मैं इसको एक मल्टीनेशनल सिटी बनाऊं। आज आप गुड़गांव का विकास देखिए, 5 साल उनकी सरकार में गुड़गांव देश में नहीं, आज विदेश से लोग आकर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप्ड है। और वो एक इमेजिनरी जो चौटाला साहब की सोच थी, दूरदृष्टि थी, उसके कारण डेवलप हुआ। जो मेरे पिताजी की सोच थी, वो टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रधान बने। टेबल टेनिस का हमारा प्लेयर कोई कभी ओलंपिक्स के लिए नहीं गया, मगर उनकी सोच के कारण पिछले ओलंपिक्स में हमारे 4 प्लेयर्स गए। हमने पहली बार साउथ एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो किस बदौलत जीता? क्योंकि उनकी एक सोच थी। जहाँ मेरी बात आती है, मेरी तो यही सोच है कि हर युवा जो देश के अंदर है, हरियाणा प्रदेश के अंदर है, वो इतना सक्षम हो जो अपने हाथ से कमाना जान सके, अच्छी उसके पास शिक्षा हो। आज हमारे देश की, प्रदेश की ये हालात हो चुकी है कि शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं।
जब बात करते हैं शिक्षा की तो हरियाणा बोर्ड का भी रिजल्ट आया। हरियाणा बोर्ड में शायद 42% बच्चे पास नहीं हुए और उसके बाद उनने ग्रेस मार्क्स देकर उसको कम किया। 12 मार्क्स शायद ग्रेस दिए गए, मैं अखबार में पढ़ रहा था, और उसको कम किया गया और शायद 30-31% पे ला दिया। आप फ्री में मार्क्स देकर बच्चों को पास करके आगे भेजेंगे, वो आगे जाके फेल हो जाएंगे। हमें कहीं ना कहीं जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट से लेकर MBA के एंड तक जो मास्टर्स कंप्लीट करे, वहाँ तक एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। और जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, जब जरूर हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। और एजुकेशन बेस है, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जॉब्स क्रिएट कर दूंगा। जॉब्स क्रिएट करने से हमारे देश की भूखमरी पूरी नहीं होगी। लेकिन आपने एक बात की थी आपने परदादा के बारे में कि उनका जनसंपर्क बहुत स्ट्रांग था, वो लोगों से मिलते थे, फिजिकली जाके मिलते थे। वो आपकी जनरेशन में जहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना निर्भरता है, वो कैसे, उसको कैसे आप? नहीं, निरंतर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पिताजी दादाजी को जेल में डाला गया कांग्रेस द्वारा, तो जब हम लोगों के बीच में गए, 1.25 साल निरंतर मैं लोगों के बीच में रहा। मेरे को लगता है मैं दिल्ली तो शायद 1 महीना भी नहीं रहा 1.25 साल के दौरान। लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्या सीखी। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमने आवाज़ उठाई। HCS भर्ती हुई हरियाणा के अंदर, जो जैसे IPS होता है, जो हमारे स्टेट की सिविल सर्विसेज है, भर्ती हुई। 151 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। तो मेरा एक मित्र आया, कहता जी मेरा एक साथी था, उसको 9 मार्क दिए गए और उसको फेल कर दिया गया इंटरव्यू में। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी अपने लेवल पर। तब पता चला कि 151 के अंदर से 85 रिश्तेदार लगा दिए गए सरकार द्वारा। हमने आवाज़ उठाई, हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हमारी यूथ विंग इकट्ठी हुई, हमने मीटिंग ली, फैसला लिया और सारी यूथ विंग बसों में, ट्रेनों में, आप जगह बताइए, मार्केट में जाकर लोगों का समर्थन मांगने लगे। और जब उन्हें लोगों के बीच में जाकर उनका समर्थन मांगा तो 17 लाख लोगों ने 10 दिन में हमें समर्थन दिया। आप मुझे बताइए इस देश के अंदर कौन सा व्यक्ति है जो 17 लाख लोगों को 10 दिनों में जोड़ सकता है? तो कहीं ना कहीं हमारे पास संगठन बहुत मजबूत है और हम लोगों के बीच में विपक्ष में रहकर भी लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए लोग हमसे आज भी जुड़े हुए, हमें और मजबूती दे। हरियाणा के विषय में आपने वहाँ की एजुकेशन सिस्टम की जो बात की, जो आपके पिताजी और दादाजी को जेल हुई है, वो भी एक टीचर स्कैम के चलते बिल्कुल है। मैं उससे कभी मना नहीं करता कि स्कैम बोला जाता है, टीचर स्कैम बोला जाता है। वहाँ जज साहब ने पेपर पे रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है कि 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली गई। कोई हमारा रिश्तेदार नौकरी नहीं लगाया गया, कोई हमारे गांव का बच्चा नौकरी नहीं लगाया गया। आप मुझे बताइए कि जब हमने कोई अपना किसी को फेवर देके नौकरी नहीं दी, किसी से पैसे लेके नौकरी, लेकिन जो लिस्ट सिलेक्शन कैंडिडेट्स की हुई थी उसके बाद दोबारा दूसरी लिस्ट डाली। हमने तो कहा है अगर पहली लिस्ट गलत होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने CBI इंक्वायरी के लिए मांग किया था, उन सबको उसी दिन निकाल देती। कहीं ना कहीं CBI भी चेक कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी चेक कर चुका है और हाई कोर्ट भी चेक कर चुका है। अब क्या करती है हरियाणा सरकार कि खुद हरियाणा में एक रूल पास करके हरियाणा हाई कोर्ट में लेकर जाती है और वहाँ अपने लॉयर्स खड़े कर कर कहती है अब इनको निकालो। तो कहीं ना कहीं से ये जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था कांग्रेस द्वारा, आज कांग्रेस इसमें अभी भी पीछे पड़ी है कि किसी ना किसी तरह रोका जाए, किसी तरह विधानसभा चुनाव तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में रखा जाए, जिससे हमारी पार्टी कमजोर हो। जी, अगर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, समय हम वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिसार हरियाणा से हमारे सांसद श्री दुष्यंत चौटाला से। दुष्यंत जी, आप अपनी जीत को इस 16वीं लोकसभा में कैसे देखते हैं? एक स्वीप देखते हैं यूथ के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए, या एक परिवारवाद के लिए वोट देखते हैं? नहीं, जहाँ परिवारवाद की बात आती है, लोग बारी बारी ये पूछते हैं कि आप परिवारवाद। इस देश में परिवारवाद नहीं है। कोई व्यक्ति या उसका परिवार लोगों की सेवा करता है तो लोगों का उनके साथ चाह होता है। आज फारूक अब्दुल्ला जी चुनाव लड़े, उनका परिवार तो 20 साल उनके फादर चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वो चीफ मिनिस्टर, आज उनके बेटे चीफ मिनिस्टर हैं। फारूक अब्दुल्ला जी चुनाव कैसे हार गए? सचिन पायलट जी की बात करें, वो चुनाव कैसे हार गए? चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका बेटा चुनाव हार गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करोगे तो लोग आपके साथ हैं।
मगर अगर ये आप माइंड में डाल दोगे कि नहीं ये तो एक परिवार विशेष से आता है और इनने काम कर लिया, ये आगे नहीं काम कर पाएगा, इसको नकारा जाए, तो आप दोबारा कभी पार्लियामेंट में या किसी हाउस में भी, मैं कहता हूँ पंचायती भी नहीं जीत सकते आप इस देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहकर जब आप उनकी समस्या करते हो, और ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इस प्रदेश में इस तरह की लोकप्रियता है हरियाणा प्रदेश में कि ज़रूर मेरे को उनकी वजह से एक ज़रूर पुश मिला है, जिससे मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने मेरे को पसंद किया। हाँ, युवा होने के नाते एक नया नज़रिया इस देश में देखने को मिला कि हाँ, एक युवा लड़का है, 25 साल का है, ज़रूर 50 साल हमारे बीच राजनीति करेगा। 75 साल पे लोग कहते हैं रिटायर हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता राजनीति। लेकिन आपके परिवार का तो ये एक तरह से रेपुटेशन रही है कि बहुत लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहते हैं लोग। राजनीति में कोई भी आप व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे को लगता है, राजनीति की इकलौती ऐसी चीज़ है, चाहे आप 82-85 साल के हो जाए तो कोई आपके पास कार्य लेके आए तो ज़रूर आप उसकी मदद करेंगे। तो रिटायरमेंट का किसको पता है, मगर ज़रूर एक हिसार के लोगों ने सोचा कि ये लड़का हमारे बीच में 50 साल रहेगा, हमारी सेवा करेगा, पढ़ा लिखा है, दूरदृष्टि है, बाहर से भी पढ़ के आया तो शायद कुछ नया हिसार के लिए कर दिखाए। तो ज़रूर मेरे को उसका फ़ायदा मिला कि युवा साथी जो भाई बहन हैं मेरे, वो मेरे साथ डटकर खड़े हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, गल्फ न्यूज़ से एक पत्रकार आए मेरे पास, और जब मैं हिसार बैठा तो वो ऑफिस में आए और इंग्लिश में बोले, कहते दिस इज़ योर ऑफिस। मैंने कहा बिल्कुल। तो कहते इट डजंट लुक लाइक एन ऑफिस, आई डोंट सी एनीबडी ओल्ड हेयर, देयर इज ऑल यंग ब्रिगेड वर्किंग विद यू। तो एक ज़रूर सोच बदली थी, युवा सारे एक होकर हिसार में मैदान में उतरे। मुझे फ़ायदा बहुत मिला, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के दोस्त आकर मेरे को इस चुनाव में मदद कर गए, जिनने मेरे को नए नए पहलू बताए। तो कहीं ना कहीं से युवा होने का नाते और पढ़ने लिखने जो मेरे साथ और पढ़े लिखे लोग थे, उनने बहुत गाइड किया इस दौरान कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को जरूर है। इस 16वीं लोकसभा की सबसे एक जो ख़ास बात है उसमें ये है कि वो 315 से करीब नए एमपीज़ हैं, फर्स्ट टाइम एमपीज़ हैं। तो कैसा लगता है इस समूह का भाग? देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मैं पहले दिन हाउस में आया, मैं ज़रूर चौधरी देवीलाल के साथ, चौटाला साहब के साथ, फादर के साथ मेरे कई बार पार्लियामेंट गैलरीज में बैठते थे। गैलरीज में आए नहीं तो नीचे सेंट्रल हॉल तक आकर चले गए। मेरे पहली बार मौका मिला हाउस के अंदर कदम रखने का। अंदर गया तो मेरे को कुछ करना नहीं आता, तो ज़रूर मेरे लिए नई क्लास है। 5 साल में बहुत कुछ सीखेंगे और इस देश को आगे ले जाने के लिए ज़रूर लड़ाई ज़रूर खड़कर लड़ेंगे। आपको अलग ज़रूर दिखेंगे युवा होने के नाते। और जो 315 है, मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ, जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का 175 आर्टिकल से लेकर जो 123 आर्टिकल, एक तो हर एमपी को वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है वो उसके अंदर से आप फेमिलियर हो जाते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ला के दी। जैसे ही पोलिंग खत्म हुई, उसने अगले दिन मेरे को ला के दी, कहते भाई साहब अब आप एमपी बनोगे, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था मैं जीतूंगा। तो उसने कहा आप एमपी बनोगे, आप इसको जरूर पढ़ना कि ये आपका फर्स्ट स्टेप टू द पार्लियामेंट है। तो मैंने जरूर सेशन। एक और जो सिग्निफिकेंट बात है इस लोकसभा की, एक बहुत भारी बहुमत मिला है काफ़ी सालों के बाद, 3 दशकों के बाद एक पार्टी को। तो उस सिचुएशन में जो छोटी पार्टीज़ हैं, आपकी पार्टीज़ हैं जिसके 2 मेंबर्स हैं, उनकी क्या भूमिका रह जाती है, जबकि एक ऑपोजिशन भी डिफाइंड ऑपोजिशन भी नहीं बन पा रहा है? ऑपोजिशन बने ना बने, मगर जब आपके पास जरिया है, आपके पास क्वेश्चंस प्रॉपर है, आप खड़े होकर अपने प्रदेश की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की और साथ साथ पूरे देश का अगर कोई मुद्दा हो, अगर आप खड़े होकर उस पर बात करेंगे तो देश सुनेगा आपको। यह नहीं हो सकता कि सत्ता पक्ष आपको बिल्कुल नकारने का काम करे। कल ऑल पार्टी मीटिंग थी तो स्पीकर मैम को मैंने बोला कि मैम सबसे छोटा जरूर हूँ इस हाउस का और 2 ही सांसद चुनकर आए हैं कि हमें भी मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल हमें भी बैलेंस आउट कर किया जाएगा। जैसे आप प्रेसिडेंट एड्रेस की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा बहुमत इस पार्टी को मिला है, एनडीए को तो और बड़ा मिला है, 300-350 के लगभग इनके पास सांसद हैं। मगर पूरे एड्रेस में एक अहम मुद्दा रह गया जो पॉपुलेशन कंट्रोल का है। हम 2001 में एनडीए के पार्ट थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अधिवेशन आया था उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे बड़े क्लियर पिक्चर थी। मगर आज ये सरकार ज़रूर भूली है। मैं तो ज़रूर, अगर मेरे को सदन में अगले 2 दिन मौका दिया जाएगा तो खड़ा होकर पिन पॉइंट करने की कोशिश करूँगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि आप हर चीज़ कर लीजिए इस देश में, जब तक आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं ला सकते आप इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। आज किसानों की बात होती है, मगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे यहाँ हैं वहाँ रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया जाता। आप किसान को आगे कैसे लेके जाओगे अगर आपके साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के लिए हाई क्वालिटी सीड्स नहीं बना सकते?
फर्टिलाइजर्स और इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप एग्रीकल्चर को कैसे लेके जाओगे? फार्मर अकेला पानी से खेती नहीं कर सकता जी, उसको उसके साथ अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कल मैं किसी के साथ बैठा था, वो कहता था हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, यूरिया खेत में डाल देते हैं, मगर यूरिया का उत्पादन सिर्फ 30% होता है। अगर उसमें हम गोबर मिलाएं और अन्य चीज़ें जो पेस्टिसाइड्स और ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं ये मिलाएं तो वो 80% तक भी उसका उपयोग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से हमें हमारे किसान को सक्षम और सिखाना पड़ेगा कि आप ये टेक्नोलॉजी करिए। अकेली सिर्फ नहरें कनेक्ट करने से नहीं होगा, तो जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं सरकार को उस पर बहुत रिसर्च पे पैसा लगाना पड़ेगा। और ज़रूर पढ़े लिखे मंत्री भी इस सरकार में देखने को मिले हैं, तो मैं मानता हूं कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो एक नई सोच के साथ इस देश को। एक चर्चा शुरू हुई थी जब कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। क्या आप मानते हैं एक मंत्री को एक फिक्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं मानता। एक आदमी की सोच ज़रूर बड़ी होती है। आज मैं आपको बताऊं, चौधरी देवीलाल जी की एजुकेशन के बारे में तो किसी व्यक्ति ने पूछा नहीं था, मगर जब उनने बुजुर्गों के सम्मान की बात करी तो उनने पेंशन दी, और कांग्रेस ने खड़े होकर जमकर विरोध किया कि पेंशन कैसे देने। तो चौधरी देवीलाल जी ने एक चीज़ कही थी कि मैं कोई भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, मैं सरकार चलाने जा रहा हूँ और मैं प्रदेश को आगे ले जाने जा रहा हूँ। और उनने पेपर पे चौधरी देवीलाल लिखकर अपने OSD को दिया और कहा कि इसके ऊपर पेंशन का बिल ड्राफ्ट किया जाए। तो अधिकारी हैं आपके साथ पढ़े लिखे, वो ड्राफ्ट करेंगे। आपकी एक विजन होनी चाहिए। अगर आपके पास विजन है, जरूर आप इस देश को आगे ले जाएंगे। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई है, आपके पास डिग्रीज से अगर बैग भी भरा तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास डिग्री हो तो आपके पास विजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लोग दिखा दूंगा डिग्रीज के बैग भरे पड़े हैं, मगर उनका विजन नहीं है जी। तो सोच और दूरदृष्टि जरूर चाहिए इस देश को आगे ले जाने के। क्या विजन है आपका अपने क्षेत्र के लिए, हिसार के लिए? हिसार की जहाँ बात करें, हिसार को 2001 में काउंटर मैग्नेटिक सिटी का दर्जा मिला था। कल जरूर प्रेसिडेंट ने बात करी कि मैं 100 प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बात रखी गई कि 100 नए सिटीज़ बनाए जाएंगे। जी जी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जहाँ काउंटर मैग्नेटिक सिटीज़ आपने पहले क्रिएट कर दी, आप उन पे तो लोड डालिए। आज हिसार जो कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और वहाँ आप मानिए सबसे बड़ा शहर भी है मेरे लोकसभा में, वो 2001 में काउंटर मैग्नेटिक सिटी आया था। 2001 से लेकर आज 2014 हो चुकी, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया। जो 3 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उसके सिवाय उस सिटी के अंदर और कुछ डेवलप नहीं किया गया। हाईवेज जरूर 6 लेनिंग कर दी गई, मगर वो बाईपास कर दिया गया। तो शहर के अंदर का विकास क्या हुआ? युवा 3 यूनिवर्सिटीज से डिग्रियाँ तो बड़ी बड़ी लेके आते हैं, मगर वहाँ कोई रोज़गार देने वाला नहीं है। उस शहर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ 35% है, मगर मेट्रो पहले किसको दी गई? जयपुर को दे दी गई। जयपुर को 2013 में काउंटर मैग्नेटिक सिटी बनाया और कोटा को 2001 में बनाया था, मगर कोटा को निगलेक्ट कर दिया गया, जयपुर को बना दिया। ये इसलिए किया जा रहा है इस देश में क्योंकि चुनिंदा लोग ये सोचते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट हो जाए, ये विपक्ष में बैठे इनको नकारा जाए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि देश के विकास की बात करी जाए तो फिर पूरे देश को तोलिए। जहाँ हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी थी उसको तो डेवलप कीजिए। आप 100 नए शहर बसाएंगे, 100 नए में आपने ज़मीनें भी एक्वायर करनी पड़ेंगी, आपको नई प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेंगी, लोगों को घर बना के इंडस्ट्रीज़ बना के देनी पड़ेंगी। जो हमारे अपकमिंग सिटीज़ हैं, जैसे हिसार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 34% है, आप हिसार में इन्वेस्ट कीजिए, उसको 42% ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक नया शहर जो 0 पे है उसको 34 लाने पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं से इस सरकार को दूरदृष्टि के साथ, एक नए नज़रिए के साथ जो पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर चेंजेस लाकर उनको डेवलप करने के बारे में। एक नया एमपी जो अभी सिस्टम समझ रहा है, और जो आपकी पार्टी के दूसरे एमपी हैं वो भी एक युवा हैं, फर्स्ट टाइम एमपी हैं वो भी, तो कितना सक्षम हो सकता है आपका कार्यकाल सिस्टम के अगेंस्ट जाने में या सिस्टम से अपने क्षेत्र का फायदा कराने में? मैं जरूर अपने आप को फर्स्ट टाइमर मानता हूँ। वो फर्स्ट टाइमर नहीं है। वहाँ बात करें तो वो सरपंची का चुनाव जीते 21 साल की आयु में, 26 साल की आयु में जिला परिषद सीखे, 31 साल की आयु में MLA बने और 36 की आयु में MP बने। तो उनका कार्यकाल तो पूरा एक्सपीरियंस क्या है, वो तो रूट लेवल से पार्लियामेंट लेवल तक सब राजनीति में रह चुके हैं। जरूर मेरे लिए नया है, मगर मेरे एक फ़ायदा, मेरे पिताजी इस सदन में थे और जब मैं पढ़ रहा था वो इस सदन में बैठते थे, तो मेरे को जरूर उस दौरान सीखने को बहुत कुछ मिला, हाउस किस तरह चलता है। और अब भी निरंतर जब हमें मौका मिलता था, आपका चैनल बहुत मदद करता है, लोकसभा टीवी पर बैठकर हम देखते हैं प्रोसीडिंग किस तरह चलती है, तो जरूर सीखने को मिलता है भी। हाँ, कागज कार्रवाई जो पार्लियामेंट की होती है वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं,
377 पे बहस कैसे करनी है, 0R में क्या बोलना है, वो ज़रूर पता है चीज़ें क्या होती हैं, मगर सीखने को अब मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि 315 जो नए चुन कर आए हैं, आप उनका रिपोर्ट कार्ड ले लीजिएगा, 5 साल बाद दुष्यंत सिंह चौटाला आपको सबसे नंबर 1 पर मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्वेश्चन उठाए होंगे अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में और पूरे इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में कोई सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो मैं ज़रूर उठाऊंगा। दुष्यंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा हिसार से हमारे सांसद श्री दुष्यंत चौटाला। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।